हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास साइंस का 9 चैप्टर, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। मोशन मतलब मूवमेंट, प्रोसेस ऑफ मूविंग। सो इन क्लास सिक्स क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को डिस्कस किया था। यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमने देखा कि कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है। इट कुड बी सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, कोई चीज़ सर्कल में ऐसे मूव कर रही है, या फिर पीरियोडिक मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद जो मोशन है वो खुद को रिपीट करता है, जैसे कि पेंडुलम का मूवमेंट है। कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशंस? क्या आपको ये तीनों टाइप के मोशंस याद हैं? तो बिल्कुल, सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन मोशन था, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, नीचे फेंका, तो वो एक ही डायरेक्शन में आएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन नहीं चेंज होती है, और बिल्कुल सीधी लाइन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है। तो ये तो एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन मोशन का। सर्कुलर मोशन, मान लीजिए सर्कल में आप बैठे हुए हैं, कोई गेम खेल रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, आपको उनके चारों तरफ मूव करना है, तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल को आप बाउंस करा रहे हैं, तो बॉल नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो एक टाइम इंटरवल में अपनी जो मूवमेंट है, अपना जो मोशन है, उसको रिपीट वो कर रही है। ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। ओके, अभी आपको टेबल गिवन है 9.1, जिसमें कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए हैं मोशन के। आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस। ओके, ये एग्जाम्पल है मोशन के, और यहाँ पर आपको बताना है किस टाइप का मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन में है, सर्कुलर है, या फिर पीरियोडिक है। सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, तो मार्च पास्ट में बिल्कुल सीधे मार्च पास्ट करते हैं सोल्जर्स, ये एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन मोशन का। नेक्स्ट, बुलॉक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक सीधी रोड है, उस पर बुलॉक कार्ट, एक बैलगाड़ी मूव कर रही है। अभी अगर यहाँ पर होता कि उसके व्हील्स कैसे मूव कर रहे हैं, व्हील्स तो सर्कुलर मोशन में है, लेकिन बैलगाड़ी अगर पूरे को हम देखें, वो एक सीधी लाइन में सिर्फ मूव कर रही है, तो ये भी एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन मोशन का। नेक्स्ट है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। आप खुद भी जब रेस करते हैं तो हैंड्स आपके टू एंड फ्रो, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, एक टाइम इंटरवल के बाद अपनी जो मूवमेंट है उनको रिपीट करते हैं, तो ये है पीरियोडिक मोशन। पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन, बाइसिकल जो मूव कर रही है उसके पेडल्स मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अर्थ, वैसे तो एलिप्टिकल पाथ है इसका, बट सर्कुलर बोल सकते हैं आप, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ स्विंग, स्विंग जो झूला है, आगे जाएगा थोड़े टाइम के बाद, पीछे, आगे पीछे, तो ये है पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये भी है पीरियोडिक मोशन। ओके, ये टेबल आप फिल कर लेंगे। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट। तो कॉमनली एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स स्लो मूव करते हैं, उनकी जो मूवमेंट है दूसरों के कंपैरिजन में वो स्लो होती है, और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फास्ट मूव करते हैं। ओके, अच्छा, इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है यहाँ पर स्लो और फास्ट। सो आप जानते हैं सम व्हीकल्स मूव फास्टर दैन अदर्स, कुछ व्हीकल्स दूसरों से फास्टर मूव करते हैं, जैसे कि कार फास्टर है, मान लीजिए बाइसिकल से। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स, तो कार भी कभी स्लो मूव करेगी, कभी फास्ट मूव करेगी, सेम जो व्हीकल है वो भी कभी स्लोअर कभी फास्टर हो सकता है। आपको लिस्ट बनानी है 10 ऑब्जेक्ट्स की जो स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, और उन मोशन को आप ग्रुप करेंगे एज स्लो एंड फास्ट, कि कौन सा मोशन स्लो है, कौन सा फास्ट है। अभी आपने कैसे डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है या फिर फास्ट मूव कर रहा है? इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग, फॉर एग्जाम्पल अगर बाइसिकल को हम ले और इसको हम कंपेयर करें बाइसिकल के मोशन, और इससे स्लोअर कौन सा व्हीकल हो सकता है? चलो ऑन फुट ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक पैदल चलना है, एक बाइसिकल पर चलना है, तो अब अगर इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं तो तब बाइसिकल फास्टर है। तो कहने का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर व्हीकल को आप फास्टर या स्लोअर नहीं बोल सकते अगर सिर्फ एक ही आपको दिया है। अगर बाइसिकल का आपको पूछे ये स्लोअर है या फास्टर है, तो कंपैरिजन के लिए कोई दूसरी चीज़ आपको चाहिए। अगर आप इसको कार से कंपेयर करेंगे तो फिर तो ये स्लोअर है, अगर आप इसको कोई पैदल जा रहा है अगर उससे कंपेयर करेंगे, या फिर इससे स्लोअर कोई व्हीकल है उससे कंपेयर करेंगे, तब ये फास्टर हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ स्लो है या फिर फास्ट है वो डिपेंड करता है कि कंपैरिजन उसका किससे हुआ है। तो व्हीकल अगर मूव कर रहे हैं रोड के ऊपर सेम डायरेक्शन में, आप आसानी से कह सकते हैं कि विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर दैन दी अदर, कि कौन सा फास्टर मूव कर रहा है, क्योंकि सभी आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से आप कंपेयर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। तो अभी हम मोशन को देखेंगे व्हीकल्स के जो मूव कर रहे हैं रोड के ऊपर। एक एक्टिविटी आपको दी है, लुक एट फिगर 9.1। ठीक है, 9.1 फिगर को देखते हैं। बहुत सारी यहाँ पर कार्ड्स आपको दी है, एक ही डायरेक्शन में सभी मूव कर रही हैं। इसमें शो की गई है पोजीशंस
पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स जो मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए ये मूव करेगी। अभी देखिए फिगर 9.2 को, तो यही सेम व्हीकल्स हैं, थोड़ी थोड़ी जो इनकी पोजीशन है उसमें थोड़े चेंजेस आए हैं। जैसे कि अगर हम इस कार को देखें, ये जो ग्रीन थी सेंटर में थी, बिल्कुल आगे आ गई है अभी, देन ये भी थोड़ा सा मूव हुई है। चलो इसके कंपैरिजन में देख लेते हैं। पहले इसके जस्ट साइड में थी ब्लू कार, अभी इससे आगे आ गई है, तो सभी ने थोड़ा थोड़ा मूव किया है। तो यहाँ पर शो करता है कि इट शोज द पोजीशन, यहाँ पर शो किया गया उन्हीं सेम व्हीकल की पोजीशन कुछ टाइम के बाद। अब ऑब्जर्व करके अपनी ऑब्जर्वेशन से आप ये बताएंगे, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोनों फिगर को ऑब्जर्व करके कुछ क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, कौन सा व्हीकल सबसे फास्टेस्ट मूव कर रहा है इनमें? ये ग्रीन कार ही है फास्टेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाकी की पोजीशन अगर हम देखें एक दूसरे के कंपैरिजन में सेम ही है, यही सबसे आगे आई है, तो ग्रीन कार फास्टेस्ट है। एंड विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल, कौन से सबसे स्लोएस्ट है? स्लोएस्ट डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आई थिंक जो लास्ट में है यही स्लोएस्ट है। ये दोनों आप बोल सकते हैं, एंड में है ये भी ऑलमोस्ट वहीं पर ही है सेम यूज में, ठीक है। तो स्लोएस्ट ये लास्ट वाली कार है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। एक टाइम इंटरवल अगर आपको दिया जाए, उसमें कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उससे हम बता सकते हैं कि कौन सा फास्टर है कौन सा स्लोअर है। जो उतने पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो फास्टर होगा, जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो स्लोअर होगा। सिंपल है। जैसे कि इमेजिन करिए कि आप किसी फ्रेंड को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए गए हैं, सी ऑफ करने गए हैं, और सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल, बाइसिकल को पेडल करना आपने स्टार्ट किया एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन टू, जब भी बस ने शुरू किया मूव करना, द डिस्टेंस कवर्ड बाई यू आफ्टर 5 minutes वुड बी मच स्मॉलर दैन द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस। 5 मिनट में बस जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, आपका डिस्टेंस काफ़ी कम होगा बस से। तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि बस फास्टर मूव कर रही है बाइसिकल से। ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। स्पेसिफिक उतने ही टाइम इंटरवल में जो व्हीकल, जो भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो ऑब्वियसली फास्टर है उससे जो कि कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ हायर स्पीड। हम अक्सर कहते हैं कि जो फास्टर व्हीकल है वो उनकी स्पीड ज़्यादा है। इन अ 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस में इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ दी हाइएस्ट। आसान होता है डिसाइड करना किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। जो सबसे कम टाइम लेगा उस 100 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, उसी की स्पीड सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब है जो ऑब्जेक्ट, जो व्हीकल फास्टर होता है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। अभी स्पीड है क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। स्पीड वर्ड फैमिलियर होंगे आप, बहुत बार आपने सुना होगा। इन दी एग्जाम्पल गिवन अबव, ऊपर जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ था, हायर स्पीड सीम टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही कम टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कोई व्हीकल कवर कर लेगा, और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन द सेम टाइम, या फिर सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। इसका क्या मतलब है? अगर दो व्हीकल्स हैं, मान लीजिए बाइसिकल है और बस है, कार लेते हैं, सी से कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से बाइसिकल है। बाइसिकल की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड से डिनोट करते हैं, और कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है, कार की स्पीड क्योंकि ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम अगर हम दें, 2 आवर्स में कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि 2 आवर्स में ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी, और बाइसिकल सिर्फ 20 किलोमीटर का करेगी। किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर चलती है और ये 60 किलोमीटर चलती है। तो जिसकी ज़्यादा स्पीड होती है वो गिवन टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। या फिर अगर आपको हम डिस्टेंस दे दें, फॉर एग्जांपल हम कहें कि दोनों को 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो बाइसिकल कितना टाइम लेगी, क्योंकि 1 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर ये चलती है, ये लेगी 6 आवर्स, और ये उसको कर लेगी 1 ही घंटे में, क्योंकि इसकी स्पीड ही 60 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लेती है। क्लियर है? अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा होने की हम बात कर रहे हैं, और अगर टाइम फिक्स है तो ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर लेगी। ओके, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये इंडिकेट करता है
हायर स्पीड सीम टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम, गिवन डिस्टेंस कवर होगी शॉर्टर टाइम में, हायर स्पीड की हम बात कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कवर होगी गिवन टाइम में, सेम ही बात है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंसेज मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम आप ले लीजिए और उस टाइम में देखिए डिफरेंट व्हीकल्स ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। अगर ये आपको मिल जाएगा तो बहुत आसान तरीका है यहाँ पर ये फाइंड करने का कि कौन सा व्हीकल फास्टर है, कौन सा स्लोअर है। ऐसे सिर्फ देख के थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना। अगर एग्जैक्टली हमें पता लग जाए कि इस कार ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने इतना किया, कवर किया है डिस्टेंस, तो फिर हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन सबसे फास्टर है, कौन सबसे स्लोअर है। दस इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय टू बसेस इन 1 आवर, अगर 1 आवर में आपको दो बस का डिस्टेंस दिया जाए कितना उन्होंने कवर किया है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी फास्टर है। ये तो बहुत अब तक इजी ही है सब कुछ। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आई हमारी एक डेफिनेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम किसको बोलते हैं? एक यूनिट टाइम में। अब यूनिट टाइम वो 1 सेकेंड भी हो सकती है, 1 मिनट भी हो सकती है, 1 आवर भी हो सकता है। एक यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसे हम बोलेंगे इसकी स्पीड। वैसे स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो कितनी मीटर डिस्टेंस कवर करती है, या फिर एक मिनट में वो, मिनट में मीटर ही होगा कोई, जब तक कि बहुत फास्ट ही ना हो तब तक एक मिनट में कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर ले, या फिर एक आवर में, एक घंटे में वो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। वैसे दो ही हम लेते हैं, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। तो एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है उसे हम बोलते हैं उसकी स्पीड। ओके, सो व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जब हम ये कहते हैं कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। 1 आवर में वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। अब ऐसा नहीं है, अगर आपने बोला है कि उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पूरे एक घंटे तक वो 50 की यूनिफॉर्म स्पीड से ही चल रही थी। ये ज़रूरी नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि कांस्टेंट स्पीड से एक घंटा वो उसी स्पीड से चलती रहे। स्टार्ट होगी, हाउएवर इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली, पहले धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगी, देन स्पीड को पिकअप करेगी। यानी कि उस एक घंटे में कभी उसकी स्पीड कम भी हुई होगी, हो सकता है कभी वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चली हो, पर आवर की स्पीड से। हो सकता है कभी उसकी स्पीड ज़्यादा भी हुई हो, कभी वो 60-70 की स्पीड से भी गई हो। 50 किलोमीटर पर आवर ये आपकी एवरेज स्पीड होती है कि 1 आवर में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, रेस्पेक्टिव ऑफ कि कब वो स्लो चली, कब वो उसकी स्पीड 50 नहीं थी, या फिर कब उसकी स्पीड 50 से ज़्यादा थी, कब वो फास्ट चली। ओके, सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल डिस्टेंस उसने 1 आवर में कितनी कवर की है। स्पीड की जब हम बात करते हैं, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि एक घंटे तक वो एक कांस्टेंट स्पीड से गई है। हो सकता है कभी स्लो हो, कभी बहुत फास्ट गई हो। इसका मतलब यह है कि 1 आवर में इतनी डिस्टेंस उसने कवर की है। ओके, एवरेज स्पीड है वो उसकी। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कांस्टेंट स्पीड से गई है पूरे घंटे में या फिर नहीं। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज एक्चुअली, यहाँ पर जो स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली में एवरेज स्पीड है उस कार की। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो इस पूरी बुक में वैसे जनरली भी स्पीड जो टर्म यूज होती है वो एवरेज स्पीड के लिए यूज होती है। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड क्या होता है, ये स्पीड का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं इससे। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर हम बोलें कि एक कार ने सपोज करिए 165 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन 3 आवर्स, 3 घंटों में, और आपसे पूछा जाए उसकी स्पीड बताइए, तो स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 165/3। 5 आर 15, 1 रिमाइंडर, अगेन 5 आर 15, सो आंसर इज 55। स्पीड क्या है, 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है। ओके, एवरेज स्पीड। चलिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इससे कई बार आपको स्पीड दे देंगे, टाइम दे देंगे, डिस्टेंस पूछ लेंगे, या फिर डिस्टेंस स्पीड देके टाइम पूछ लेंगे। तीनों में से कुछ भी 2 चीज़ें आपको गिवन होगी, थर्ड मिसिंग होगी। ये मैथ्स में भी आपने सॉल्व किया है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर आप कह सकते हैं टाइम इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, या फिर स्पीड को नीचे लाइए, टाइम को ऊपर ले जाइए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये सभी फॉर्मूला इसी से ही बने हैं। ओके, नाउ एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, इन एवरीडे लाइफ
हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कभी हमें ऐसे ऑब्जेक्ट मिलते हैं जो कि कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत लंबे डिस्टेंस तक, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन या फिर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, अगर एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, कभी वो फास्ट चलता है, कभी स्लो धीरे धीरे चलता है, फिर फास्ट चलता है, तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन में है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ, फास्टर या स्लोअर नहीं है, वही सेम स्पीड है उसकी, तो इस तरीके के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर है, वहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वही एक्चुअल स्पीड है, क्योंकि उसने बीच में कहीं भी अपनी स्पीड चेंज नहीं की। जबकि नॉन यूनिफॉर्म के केस में उसकी एक्चुअल स्पीड डिफरेंट होगी, कभी फास्टर होगी, कभी स्लोअर होगी। वहाँ पर जो हमारी स्पीड है, तब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ओके, नेक्स्ट, वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कि इतनी डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया है। डिस्टेंस और टाइम अगर आपको मिल गया, आप स्पीड फाइंड कर लेंगे, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। 6th क्लास में हमने देखा था कि हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, बट हाउ डू वी मेजर टाइम? लेट अस फाइंड आउट। टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे उसको फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो सभी क्लॉक्स हैं सबके पास, बट स्टिल देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इफ़ यू डू नॉट हैव अ क्लॉक, अच्छा क्लॉक अगर ना हो तो कैसे करेंगे? हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट? तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि अभी क्या टाइम हुआ है दिन का? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो एल्डर्स थे, जब घड़ियाँ नहीं थी, वो कैसे टाइम का हिसाब लगाते होंगे? टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम कैसे बताते होंगे? जस्ट बाय लुकिंग एट शैडो। वो शैडो को देख के, परछाई को देखकर ही बता देते थे कि अभी लगभग इतना टाइम हुआ होगा। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, अ ईयर? एक मंथ अभी हो गया है, अभी एक साल हो गया है, ये वो कैसे हिसाब लगाते होंगे? तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं नेचर में जो कि अपने आप को रिपीट करते हैं डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। सनराइज होता है हर सुबह, तो ये रोज ही काम होता है। तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो ये नेचुरल फिनोमिना है सन का राइज होना, ये अपने आप को रिपीट करता है। अब तो हमें पता है कि अप्रॉक्स 12 आवर का वो टाइम होता है सनसेट और सनराइज के बीच में। तब उनको एग्जैक्टली आवर का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। तो आज सनराइज हुआ और इसके बाद जो कल सनराइज होगा, इस टाइम इंटरवल को उन्होंने नाम दे दिया एक दिन का, कि ये हो गया अ डे। इसी तरीके से एक मंथ को वो मेजर करते थे फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, क्योंकि मून भी आफ्टर 28 डेज रिपीट करता है, बड़ा होता है। उसके बाद न्यू मून, अमावस्या आती है, फिर फुल मून, पूर्णिमा आती है। तो मंथ का उन्होंने हिसाब लगाया मून को देखकर। तो जो कुछ नेचर में चीज़ें हैं जो अपने आप को पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती हैं, हमारे एंसेस्टर्स उनसे टाइम इंटरवल का पता लगाते थे। एक ईयर फिक्स किया गया एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन, कि सन का एक पूरा चक्कर लगाने में, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो सीजन्स हैं वो ऑलमोस्ट एक साल के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं, तो उससे उन्हें एक साल का पता लग जाता था। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर दैन अ डे। अभी एक दिन का तो आपको पता लग गया कि आज सनराइज हुआ, कल जब सनराइज होगा, एक पूरा इंटरवल एक दिन का है। लेकिन अगर आपको छोटे इंटरवल को मेजर करना हो, 1 आवर, एक घंटा कितना टाइम पीरियड होता है, 1 मिनट को करना हो, 10 मिनट्स को करना हो, तो जो शॉर्टर टाइम पीरियड है, इंटरवल्स हैं, उनको आप कैसे मेजर करेंगे? क्लॉक्स और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। आजकल तो हमारे पास क्लॉक्स हैं, वॉचेज हैं, उनसे हम टाइम को मेजर कर लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम? क्या आपने कभी सोचा है कि क्लॉक्स और ये जो वॉचेज हैं, ये कैसे टाइम को मेजर करती हैं? द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रादर कॉम्प्लेक्स। क्लॉक की जो वर्किंग है वो कॉम्प्लेक्स है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। लेकिन हर क्लॉक में पीरियोडिक मोशन का कुछ यूज होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। जब भी हम पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं, सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमारे माइंड में आता है वो आता है पेंडुलम का। तो ये पेंडुलम है, देखो ये क्लॉक आपको गिवन है, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक। हालांकि इनमें आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इनमें भी जो कॉन्सेप्ट है, फिनोमेना है, वो पीरियोडिक मोशन का ही हुआ है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन में एक टाइम इंटरवल के बाद जो मोशन है वो रिपीट होता है। आगे आते हैं। अच्छा, ये पेंडुलम आपको दिया है यहाँ पर, अ सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब, इसको बोलते हैं बॉब, ये जो नीचे होता है ना, जो मूव करता है, थोड़ा हैवी सा ऑब्जेक्ट, ये स्टिंग से, किसी धागे से या किसी भी चीज़ से आप बांध देते हैं।
सो डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग मतलब ऐसे ऑसिलेट होता हुआ जो पेंडुलम है उसकी डिफरेंट पोजीशन आपको दिखाई गई है। ये जब इधर आएगा ये ए पोजीशन है, ओ है सेंटर में, ये मीन पोजीशन बोलते हैं, और जब इधर जाएगा एक्सट्रीमली तब बी होगा, फिर से वापस आएगा, इस तरीके से ये ऑसिलेट करता रहेगा। चलिए, तो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन। सिंपल पेंडुलम आप भी बना सकते हैं। सबसे नीचे यहाँ पर एक छोटी सी मेटल की बॉल या फिर एक पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का एक टुकड़ा भी आप लगा देंगे, सस्पेंड करेंगे, लटकेगा वो नीचे, फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। ये ऊपर स्टैंड होगा, पकड़ना नहीं है इसको क्योंकि हाथ का भी मूवमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, तो एक स्टैंड से इसको फिक्स करेंगे, उसके बाद थ्रेड लेंगे, नीचे एक मेटल की बॉल या फिर कोई स्टोन बांध देंगे। द मेटलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। जैसा कि बताया भी, ये जो मेटल की बॉल है या फिर जो भी आपने यहाँ से सस्पेंड किया है नीचे, उसे हम बॉब बोलते हैं। फिगर 9.4a, ये जो फिगर है इसमें शो किया गया पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पर वो एट रेस्ट है, अभी तक आपने उसको मूव नहीं किया है, और ये मीन पोजीशन में, मीन पोजीशन मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट, नीचे ग्राउंड के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्कुल सेंटर में है आपका जो बॉब है वो, तो ये उसकी मीन पोजीशन है। व्हेन द बॉब ऑफ अप द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड। अभी आपने क्या किया, इसको यहाँ से लिया, यहाँ पर एक साइड में आप लेकर गए और यहाँ पर ले जाके आपने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया उसको धक्का नहीं देना, पुश नहीं करना है, आराम से बस वहाँ तक आप लेकर गए, उसके बाद वहाँ से उसको रिलीज किया आफ्टर टेकिंग, ओके। इट बिगिन टू मूव टू एंड फ्रो, तो ये आप देखेंगे टू एंड फ्रो, इधर आएगा, यहाँ से मीन जो पोजीशन थी यहाँ पर आएगा, फिर इधर जाएगा बी पर, फिर इधर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, तो एक जो पेंडुलम है वो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देता है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, बार बार अपनी जो मूवमेंट है उसको रिपीट करता है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो इधर आना, यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे आना, फिर इधर आना, ये जो एक मूव कांस्टेंट बार बार इसमें मूवमेंट होती रहती है, ये एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का, या फिर इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं क्योंकि ऑसिलेट करता है, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन। और पीरियोडिक क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद ये अपनी मूवमेंट को रिपीट करता है, जैसे पहले सबसे पहले ये ऐसे था, ऐसे गया, थोड़े टाइम के बाद जब वापस आया फिर से ऐसे जाएगा, फिर से ऐसे जाएगा, तो ये मूवमेंट इधर की भी, इनफैक्ट इधर की भी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, तो इसलिए पीरियोडिक मोशन। ओके, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O. Okay, अभी एक ऑसिलेशन हम बोलते हैं किसको है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, वन ऑसिलेशन या फिर टाइम पीरियड का, तो वन ऑसिलेशन हम बोलते हैं, मान लीजिए अगर आप मीन पोजीशन से ले, तो यहाँ से आपका जो पेंडुलम है जब ए पे गया, ए से फिर वापस ओ पे आया, ओ से फिर बी पे गया और बी से फिर वापस ओ पे आया, तो ये 4 बार जो उसने मूवमेंट की है, इधर इधर फिर वापस, पहले इधर फिर वापस इधर फिर इधर फिर वापस इधर, इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। और अगर ऑसिलेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं ए से, तो इसका मतलब है ओ पे जाएगा, फिर ओ से बी पे जाएगा, बी से वापस ओ पर आएगा, वापस इधर आएगा, ये होगा एक ऑसिलेशन। अगर बी से आप कैलकुलेट करें तो बी से ओ पे आना, यहाँ आना, फिर इधर से इधर और इससे इधर, वो होगा वन ऑसिलेशन। यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है वापस वहीं पर आना, लेकिन ये इसको इस तरीके से इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इस केस में तो ओ से क्या हो जाएगा, ओ से इधर गया, ये आया, ये ऑसिलेशन हो गया, नहीं। ओ से अगर आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो इधर जाना, वापस यहाँ के बी, यानी कि सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, तो ये एक ऑसिलेशन माना जाता है पेंडुलम में। वन ऑसिलेशन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू ए टू द अदर एक्सट्रीम बी एंड कम्स बैक टू ए। अगर ए से आप चेक करते हैं तो मतलब कि दूसरे एक्सट्रीम में जाकर वापस ए पर आना, वो होगा उसका एक ऑसिलेशन। The time taken by pendulum to complete one oscillation is called its time period. Another important definition. उसके बाद है टाइम पीरियड। पेंडुलम में टाइम पीरियड हम किसको बोलते हैं, एक पेंडुलम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। यहाँ से आपने इसको शुरू किया, ये यहाँ पे गया और वापस यहाँ पे आया, जितने सेकंड्स लगे, फॉर एग्जांपल ये करने में उसको 3 सेकंड लगे, तो ये जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड है 3 सेकंड का। अगर टाइम पीरियड आपको गिवन है मतलब कि एक ऑसिलेशन में उतना टाइम लगा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, शायद आगे गिवन भी होगा कि एक पेंडुलम ने 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए हैं इतने टाइम में, तो टाइम पीरियड बताइए, आगे फॉर्मूला भी है इसका। चलो, एक और एक्टिविटी आपको दी है, सेटअप अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम आप बनाएंगे जैसे कि इस फिगर में आपको शो किया गया है। एक थ्रेड लेंगे, स्ट्रिंग ले सकते हैं, एक लगभग 1 मीटर का। स्विच ऑफ द फैन को ऑफ कर दीजिए ताकि कोई आउटसाइड वो ना हो, उसको पेंडुलम को ऑसिलेट करने के लिए कोई बाहर का फोर्स ना लगे, तो हवा ना हो ज़्यादा, फैन को ऑफ कर देंगे। बॉब जो है पेंडुलम का, उसको एट रेस्ट पहले आने देंगे।
आराम से, क्योंकि जब आप इसको यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा बहुत मूवमेंट तब भी होगा इसका, थोड़ा वेट करेंगे जब बिल्कुल ये स्टिल हो जाएगा, एट रेस्ट आ जाएगा। उसके बाद रेस्ट मीन पोजीशन, मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। अगर ये वॉल के पास में आपने लगाया है तो वॉल के पीछे मार्क लगा देंगे कि ये इसकी मीन पोजीशन है, या फिर अगर नीचे फ्लोर के पास में है तो फ्लोर पर निशान लगा देंगे कि ये इसकी मीन पोजीशन है, इसके पीछे या फिर नीचे आपने मार्क कर दिया मीन पोजीशन को। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, अब टाइम पीरियड अगर आपको इसका मेजर करना है, वी विल नीड अ स्टॉप वॉच, एक स्टॉप वॉच की आपको ज़रूरत होगी। अगर स्टॉप वॉच अवेलेबल नहीं है तो टेबल क्लॉक या फिर रिस्ट वॉच भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो स्टॉप वॉच आप ले लेंगे। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, अभी आपको पेंडुलम मोशन में सेट करना है। जेंटली होल्ड द बॉब, इसको आप होल्ड करेंगे, थ्रेड से पकड़ के नहीं घुमाना है इसको। एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड, एक साइड पर ऐसे इसको लेकर जाएंगे इधर या फिर दूसरी साइड। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट वाइल यू डिस्प्लेस इट। कहने का मतलब है जो थ्रेड है ना ऊपर, ऐसा नहीं कि आपने इसको पकड़ के उठा लिया तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। जो थ्रेड है वो बिल्कुल टॉट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कसा हुआ हो, बिल्कुल आराम से आप इसको यहाँ से थोड़ा सा फोर्स लगा के इधर लेकर जाएंगे। एंड देन स्टॉट वाइल, नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजीशन, ये जो डिस्प्लेस पोजीशन है यहाँ से इसको रिलीज कर देंगे। ध्यान रखेंगे दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज्ड, ध्यान रखना उसको पुश नहीं करना है, आपको खुद से कोई फोर्स नहीं लगाना है, बस ले जाकर वहाँ तक उसको रिलीज कर देना, से छोड़ देना है, अपने हाथ से धक्का नहीं देना है। नोट करेंगे टाइम क्लॉक के ऊपर जब बॉब आपने रिलीज किया उसकी मीन पोजीशन पर, एंड इंस्टेड ऑफ मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब एट एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब एक ऑसिलेशन आपको देखना है उसने कब कंप्लीट किया है। मान लीजिए आपने यहाँ से छोड़ा तो आप देखेंगे, नोट करेंगे कब ये इधर आया और कितने टाइम पीरियड के बाद इधर आया, कुछ सेकेंड का इसमें सेकेंड्स कुछ लगेगी इतना करने में। या फिर मेजर द टाइम ऑफ द पेंडुलम टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, क्योंकि जनरली एक उसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सेकंड की बात है तो कुछ माइक्रो सेकंड में हो सकता है थोड़ा सा फर्क आए, तो ये कह रहे हैं ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप 20 ऑसिलेशन उसको कंप्लीट करने दीजिए। काउंट करिए, स्टॉप वॉच को शुरू कर लेंगे, जैसे 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे तो स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड करेंगे इस टेबल 9.2 में। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको शो की गई एज अ सैम्पल है ये, कि जनरली क्योंकि 1 मीटर का थ्रेड आपको बोला गया था लेने के लिए अप्रॉक्स, तो जनरली 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो पेंडुलम है उसको 42 सेकेंड्स लगेंगे। टाइम पीरियड बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये डिपेंड करता है, अगर आपने ज़्यादा लंबा थ्रेड ले लिया तो फिर उस टाइम पर 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम इंटरवल है वो डिफर करेगा, छोटा है तो उस टाइम पर अलग आएगा। अगर एग्जैक्टली 1 मीटर का आपका थ्रेड है तो आप देखेंगे 42 सेकेंड के आसपास ही आपका टाइम रहेगा। तो कहने का मतलब है आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी हो सकता है डिफरेंट हो। इससे रिपीट करेंगे इस एक्टिविटी को फ्यू टाइम्स, एक बार आपने देख लिया फिर दोबारा से उसको रिलीज करिए, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए बाय डिवाइडिंग द टाइम। ओके, देखिए मान लीजिए पहले ये आपका पेंडुलम था, ये ऊपर स्टैंड है, यहाँ से आप यहाँ तक उसको लेकर आए, 20 ऑसिलेशन उसने जब तक कंप्लीट किया आपने उसको नोट किया। दूसरी बार में आपने इस एक्टिविटी को किया, अब उसको आप यहाँ तक लेकर आइए, थोड़ा दूर तक, अब उसको छोड़िए तो यहाँ तक, यहाँ पर भी उतनी दूर तक हो जाएगा। फिर देखिए कितने टाइम में उसने 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए हैं। फिर चाहे तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, आप देखेंगे कि आप कितना दूर ले जा रहे हैं उसको, किस एक्सट्रीम पोजीशन आपकी कितनी डिस्टेंस पर है मीन पोजीशन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में आपका जो पेंडुलम है वो ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लेगा। ओके, टू गेट इट, ओके, और टाइम पीरियड, अच्छा इसमें टाइम पीरियड कैसे फाइंड आप करते हैं, कितना उसने टाइम लिया है 42 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस कितने हैं 20, तो डिवाइड करेंगे 20 2 जार 40, डेसिमल लगा, एक जीरो मिल जाएगी, 21 से 20, तो टाइम पीरियड है 2.1 सेकेंड का, ठीक है। और अप्रॉक्स आपका भी इतना ही आएगा 2 या फिर 2.1। इज द टाइम पीरियड ऑफ नियरली द सेम इन ऑल केसेस, सो येस, अगर आप एक्यूरेटली इसको मेजर करें तो हर बार में टाइम पीरियड पेंडुलम का सभी केसेस में सेम ही है। नोट करिए दैट अ सिंगल चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम, आप कितना उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, पेंडुलम को कितना दूर ले जाकर उसको रिलीज कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है टाइम पीरियड पर। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में फिर भी जो पेंडुलम है वो उतना ही टाइम लेता है। तो इसी फिनोमिना पर बेस्ड है आजकल जो मोस्टली क्लॉक्स हैं और वॉचेस हैव, अच्छा आज उस टाइम पर जो ये पेंडुलम की क्लॉक्स बनती थी इसी फिनोमिना पर बेस्ड थी, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेंथ के पेंडुलम को ऑसिलेशन करने में आप कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो स्पेसिफिक उतना ही टाइम लगता है, फिक्स टाइम लगता है। तो इस उसको यूज़ करके नीचे आपको एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन भी दिया कि गैलीलियो ने कैसे ये क्लॉक बनाई थी।
जो पेंडुलम क्लॉक होती है इसको देखेंगे अभी, पहले इसको देखते हैं। नाउ अ डेज आजकल मोस्टली जो क्लॉक्स हैं या वॉचेज़ हैं उनमें इलेक्ट्रिक सर्किट है विद वन और मोर सेल्स। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, सेल होता है। इन क्लॉक्स को हम बोलते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। देखो ये सभी के घर में है, वॉल क्लॉक्स लिखा भी रहता है बहुत सारी क्लॉक्स में। ये क्वार्ट्ज क्लॉक्स हैं जिनमें कि सेल होते हैं और ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ये जो टाइम मेजर करती है क्वार्ट्ज क्लॉक, ये ज़्यादा एक्यूरेट है बाय द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। शुरू में जो क्लॉक्स थी पेंडुलम की थी या फिर बाद में जो आई सन डायल था, उनमें इतनी एक्यूरेसी नहीं थी टाइम को मेजर करने में जितनी कि इन क्वार्ट्ज क्लॉक्स में है। ओके, पहले इसको देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। हमने देखा कि जो टाइम पीरियड है एक पेंडुलम का, बशर्ते कि आपने जो थ्रेड है वो उसकी लेंथ कितनी है उस पर उसके अकॉर्डिंग ज़रूर वारी कर सकता है आपका टाइम पीरियड। लेकिन अगर एक आपने पेंडुलम लिया, उसको आप कितना भी डिस्टेंस से रिलीज़ करेंगे उसका टाइम पीरियड हर केस में सेम ही रहेगा। तो ये जो डिस्कवरी हुई कि टाइम पीरियड एक गिवन पेंडुलम का हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने एक फेमस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, गैलीलियो गैलीली, जो कि 1564 से लेकर 1642 तक एक्टिव थे। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो एक चर्च में बैठे हुए थे। उन्होंने नोटिस किया कि एक लैंप है ऊपर, सीलिंग पर एक लैंप लगा हुआ है जो कि सस्पेंड कर रहा है, वहाँ से नीचे से लटका हुआ था और वो थोड़ा सा ऑसिलेट कर रहा था, थोड़ा ऐसे ऐसे हिल रहा था। लैंप वॉज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड ऐसे मूव कर रहा था। He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp complete one oscillation. तो उन्होंने ये नोटिस किया कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में एक बार बल्ब वो जो है लैम्प इधर से इधर और वापस इधर आता है, उतने टाइम में उनकी पल्स भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स ही ऑसिलेट कर धड़कती हैं। उनकी जो पल्स हैं, मान लीजिए जब तक ये इधर से इधर एक वो कंप्लीट करेगा उनकी पल्स 4 बार धड़की, अगली बार जब जाएगा फिर 4 बार, फिर 4 बार। तो उन्होंने देखा कि एक कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स उनकी जो पल्स रेट है, उनकी जो पल्स बीट है वो कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स बीट कर रही है जब तक कि वो लैम्प एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारे डिफरेंट पेंडुलम से और फिर उनको ऑब्जर्व किया, तो उन्हें ये मिला कि पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ का जो पेंडुलम है वो हमेशा सेम टाइम लेता है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। आपने और आपके फ्रेंड ने भी 2 डिफरेंट पेंडुलम्स अगर बनाए होंगे, थ्रेड सेम लेंथ का होगा तो उनका भी टाइम इंटरवल सेम ही आएगा। और इस ऑब्जर्वेशन की डिस्कवरी के बाद पेंडुलम क्लॉक्स डेवलप उन्होंने की। उसके बाद वेंडिंग क्लॉक और रिस्ट वॉचेस जो हैं वो पेंडुलम क्लॉक को थोड़ा रिफाइन करके आई है। ओके, चलिए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम की जो बेसिक यूनिट है वो सेकेंड है। उसका सिंबल है एस। जो लार्जर यूनिट्स हैं, मिनट को MIN से डिनोट करते हैं, आर को H से। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये हमें पता है कि 60 सेकेंड्स मिलके 1 मिनट बनाती है, फिर 60 मिनट्स मिलके 1 आवर बनाती है। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है? स्पीड की बेसिक यूनिट है मीटर पर सेकेंड। हालांकि किलोमीटर पर आवर में भी उसको मेजर करते हैं, लेकिन ये उसकी SI यूनिट है। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी स्पीड होती है, तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। गिवन भी है, ये उसकी बेसिक यूनिट है। ऑफकोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट्स। इसको मीटर पर मिनट में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दी है और टाइम आवर में दिया है तो जो स्पीड का आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। अगर डिस्टेंस आपको मीटर में दी है, टाइम मिनट में दिया है, तो आंसर मीटर पर मिनट में आएगा। ठीक है ना? ओके, यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप यूनिट लिखते हैं तो उनका सिंबल सिंगुलर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको 50 किलोमीटर डिस्टेंस किसी ने ट्रैवल की, तो आप 50 किलोमीटर लिखेंगे, उसको 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, प्लूरल नहीं बनाना है। ओके, 8 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, 8 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करो, ऐसा नहीं होता है। सो बुझो अभी सोच रहा है कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे, एक दिन में कितने सेकेंड होंगे। हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, एक साल में कितने आवर्स होंगे। कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उनको हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या पूछा था? एक दिन में कितने सेकेंड्स होंगे। ठीक है, 1 डे, एक दिन में आवर्स कितने होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स को पहले मिनट में चेंज करिए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 6 36, 3600 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, और 24 6 5 120, 6 144, दिस इज 414, 24 3 2 से 40, 8 72, 72 6 and 8, 86400,
86,400 सेकेंड्स होते हैं एक दिन में। फिर दूसरा था एक साल में कितने घंटे होंगे। सो एक साल में 365 डेज होते हैं, या फिर लीप ईयर है तो 366। और आवर्स कितने होते हैं वन डे में? 24। तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 आर 120, 12, 24 6 आर 144, दिस इज 6, 5 115, 3 आर 72, 5 6 7 8। हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गई हो, अदरवाइज 8,760 आवर्स होते हैं वन ईयर में, और 86,400 सेकेंड्स होती है एक दिन में। ओके, नाउ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। टाइम के लिए हम डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं, ज़रूरत हमें किस यूनिट की है। कम टाइम पीरियड है तो सेकेंड यूज़ कर सकते हैं, बहुत लंबा टाइम इंटरवल है तो आवर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रादर दैन इन डेज और आवर्स। अगर कोई पूछे आपकी एज कितनी है तो ईयर्स में बताना ज़्यादा आसान रहेगा कि मैं 6 साल का हूँ, रादर दैन कि मैं इतने दिनों का हूँ या इतने घंटों का हूँ। ओके, इसी तरीके से अगर इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस द इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन। अगर आपसे पूछे आपको आपके घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है तो आप मिनट में बता सकते हैं 30 मिनट। ईयर में नहीं बताएंगे कि सपोज करें 30 बाय जितने भी उसमें मिनट होते होंगे इतने बाय इतने ईयर्स मुझे लगे। तो डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट को यूज़ करते हैं कि उस टाइम इंटरवल को हमें सेकंड में बताना है, मिनट में, आवर में, डेज में, ईयर्स में, डेकेड्स में, सेंचुरीज में भी कई बार। सो हाउ स्मॉल और लार्ज इज टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड द टाइम टेकन इन सेइंग। अच्छा, 1 सेकेंड का टाइम कितना होता है? अगर आप जोर से ये कहेंगे 2001 तो इसमें अप्रॉक्स आपको 1 सेकेंड लगती है। 2001 इज नियरली 1 सेकेंड। वेरीफाई करिए बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001, 2002, 2003, 2004। इस तरीके से आप देखेंगे और 10 तक काउंट करके देखिए कि एक्चुअली में 10 सेकेंड हुई है या नहीं, आपके लिए है ये। द पल्स ऑफ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट जो है वो जो बीट है उसकी पल्स बीट वो 72 टाइम्स है इन अ मिनट, इज़ अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड्स। तो 72 टाइम्स एक मिनट में, तो 72 बाय 60 हो जाएगी एक सेकेंड में। 10 सेकेंड्स की बात की गई है, इंटू 10, 6 1 से 6 2 आर 12, बिल्कुल। तो 12 हो जाएगी, 12 बार हमारी जो पल्स है वो बीट करती है 10 सेकेंड में। दिस रेट में स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा हो सकता है। ओके, ठीक है, ये तो जनरल फैक्ट्स है। पहली वंडर्ड हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक वॉज नॉट अवेलेबल। तो पहली सोच रही है कि जब से गैलीलियो ने बहुत बाद में पेंडुलम क्लॉक बनाई, उससे पहले पेंडुलम क्लॉक के पहले लोग कैसे टाइम को मेजर करते थे। सो बहुत बार मेजरिंग डिवाइस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकम पॉपुलर। पेंडुलम क्लॉक के पहले से भी बहुत सारे ऐसे डिवाइस थे वर्ल्ड में जो टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे कि सनडायल्स, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सम डिवाइसेस। देखते हैं तीनों को। देखिए, ये है सनडायल, ये यहाँ पर आपको रोमन नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे चारों तरफ, ये टाइम है। तो धूप में अगर आप इसको रखेंगे सनडायल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन भी यहाँ पर दी हुई है साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, तो इसकी ये जो बीच में लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसकी जो शैडो है, जो परछाई है, वो टाइम बताती है कि उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर कितना टाइम हुआ है। और ये है सैंड क्लॉक, इसमें यहाँ पर ये बहुत ही फाइन सैंड होती है, रेत होती है, जो कि धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आती रहेगी। तो इसको खाली होने में एक स्पेसिफिक टाइम लगता है, आप उसको मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 30 मिनट्स में ये पूरा खाली हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो आप ये रख दिया आपने ऐसे, ये आता रहा सैंड नीचे। एक टाइम के बाद जब ये खाली हो जाएगा इसको अपसाइड डाउन करके रख देंगे आप, उल्टा करके, फिर दोबारा जब खाली होगा तो आपको उससे पता लग जाएगा कि अभी 1 घंटा हो गया है। और ये पहले यूज़ होती थी वाटर क्लॉक, ये शायद आपने ना देखी हो। तो इसमें भी वही था कि ये ऊपर का जो बर्तन है इसको पानी से भर देंगे, वैसे यहाँ से भी भरता जा रहा है ये, ठीक है। तो इसको भी खाली होने में कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल लगता होगा, अगर ये जब पूरा खाली हो जाएगा तो पता लग जाता था कि हाँ अभी इतना टाइम बीत गया है। तो लोगों ने हो सकता है आइडिया लगा लिया हो कि मान लीजिए एक सनराइज से दूसरे सनराइज को उन्हें पता है कि 1 दिन होता है, तो 1 दिन में मान लो ये 100 टाइम्स भरता है और खाली होता है यहाँ पर, तो उनको पता लग जाएगा अगर ये 50 टाइम्स खाली हुआ है कि अभी आधा दिन हो गया है, अगर 25 टाइम्स होगा कि अभी 1/4 डे चला गया है, 1/4 यानी कि हमारे अकॉर्डिंग कितना 24/4 6 कि अभी 6 आवर्स हो गए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने के लिए लोगों ने वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप की क्लॉक्स बनाई गई थी। और डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ दीज डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इनके डिफरेंट डिज़ाइंस थे। फिगर 9.5, 9.4,
अच्छा ये देखो गिवन भी है यहाँ पर, ये सैंड क्लॉक तो हम देख चुके हैं। उसके बाद ये सनडायल एट जंतर मंतर, बहुत बड़ा सनडायल है यहाँ पर। ये है वाटर क्लॉक, ये इस बर्तन में पानी रखा हुआ है। अब ये शायद से यहाँ पर इसमें छेद है, इससे ऊपर गया है ये, तो उसका कोई आइडिया होता होगा कितने टाइम पीरियड के बाद ये जब भर जाएगा तो इतना टाइम इंटरवल उस टाइम तक ओवर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी बचा है मेन टॉपिक, काफ़ी लेंदी है चैप्टर, तो रिमेनिंग चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।